बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर कासिम और इस्लामाबाद इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो के प्रोग्राम सोशल टेक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। आज हम एक बहुत ही अहम इशू पर बात करेंगे। ये इशू ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया का एक अहम इशू है और इसी इशू की मुनासबत से आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। बेसिकली हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर किसी भी मुतासरा शख्स का जो लिवर होता है उसकी सोजिश हो जाती है, यानी वो अपने नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है या स्वेल कर जाता है। बेसिकली ये जो लिवर की सोजिश है ये इसकी डिफरेंट मेडिकल रीज़न हो सकती हैं। उनमें से कुछ तो आपकी यानी कोई आप ऐसी दवा यूज़ कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर भी हो सकता है। फिर उसके अलावा ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, शराब नोशी ज़्यादा कर रहे हैं, तो उससे भी आपके ये लिवर की सोजिश हो सकती है। और उसके साथ साथ आपकी ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से, ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या कि आपका अपना जिस्म आपके लिवर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तो जिसकी वजह से आपके लिवर की सोजिश हो जाती है। लेकिन इन सारी बातों से हट कर जो बहुत ज़्यादा दुनिया में कॉमन पाया जाता है हेपेटाइटिस की रीज़न, वो है डिफरेंट वायरसेस। और इन्हीं वायरसेस की बेस पर हम हेपेटाइटिस को डिफरेंट अक़साम में तकसीम करते हैं। उनमें क्या है? हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। जो हेपेटाइटिस ए है वो HAV वायरस से फैलता है और ये जो है ये इतनी ज़्यादा क्रॉनिक डिसीज़ नहीं होती, ये शॉर्ट टर्म डिसीज़ होती है 1 to 2 वीक्स। और ये प्रॉपर जो आप कह लें कि जहाँ सफाई का ख्याल ना रखा जाए, प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन ना हो और या टॉयलेट्स वगैरह क्लीन ना हो, तो वहाँ से या फूड पॉइजनिंग की वजह से, यानी आपने ऐसी जगह से फूड खरीदी कि जहाँ कोई प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन नहीं थी, तो वहाँ से भी क्या है कि आपको HAV हो सकता है। और बेसिकली जो बाकी हेपेटाइटिस बी और सी हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले हेपेटाइटिस हैं। हेपेटाइटिस बी है वो HBV वायरस जो कि एक DNA वायरस है उसकी वजह से फैलता है। और जो HCV है हेपेटाइटिस सी, वो HCV जो एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है उसकी वजह से फैलता है। जो HTV है वो बेसिकली अलहदा से किसी शख्स को नहीं होता। जो भी मरीज़ जो हेपेटाइटिस बी का मरीज़ होता है, अगर उसमें वो क्रॉनिक कंडीशन हो गई है तो उसमें को इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। उसके बाद जो हेपेटाइटिस ई है वो HEV वायरस के साथ फैलता है और वो ज़्यादातर क्या है कि जो पानी आप यूज़ करते हैं, अगर वो क्या है कि वो साफ़ सुथरा पानी नहीं होगा तो उसके थ्रू उसके फैलने के चांसेस होते हैं। बेसिकली पूरी दुनिया में जो हेपेटाइटिस बी और जो हेपेटाइटिस ए है उससे बचने के लिए इवन जो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो डी से भी आपको क्या है कि प्रिवेंट कर देती है और उसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल होती है। लेकिन जो हेपेटाइटिस सी और जो हेपेटाइटिस ई है, जो RNA वायरसेस हैं, उनकी अगेंस्ट क्या है कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। बेसिकली होता यह है कि जो RNA वायरस होता है, जिस तरह अभी कोविड जो चल रहा है वो भी एक RNA वायरस है, उनके अंदर क्या होता है कि अपने आप जीनोम चेंज करने की जो एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर आप किसी एक ख़ास रीजन को टारगेट करके वैक्सीन बनाएंगे तो वो इतनी जल्दी म्यूटेट हो जाता है कि वैक्सीन का कोई कैंडिडेट अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो सका। कोविड के अंदर जो उसकी म्यूटेशन है वो फिर भी वो स्लो है कि अभी आपकी एक वेरिएंट आया, दूसरा वेरिएंट आया, तो आपके पास एनफ टाइम है कि आप वैक्सीन डेवलप कर लेते हैं। लेकिन सी के लिए ये मुश्किल है। दूसरा, कोविड के केसेस में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके पास बहुत ज़्यादा फंडिंग्स अवेलेबल हैं, तो इसलिए बहुत सारी उसकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपनी रिसर्च कर रही हैं, उसको फॉलो अप कर रही हैं, तो साथ साथ जो भी वेरिएंट आता जा रहा है उसके ऊपर वैक्सीन बन रही है। लेकिन HCV के केस के अंदर अभी तक जो है इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल फंडिंग्स का एक इशू होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए, इसके ऊपर रिसर्च हो रही हैं लेकिन अभी तक कोई चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई। बेसिकली जो हेपेटाइटिस बी और सी है वो जो फैलते हैं वो किसी भी मुतासरा शख्स के साथ के बॉडी फ्लूइड या ब्लड के साथ आप डायरेक्ट कंटेक्ट में आ जाए। पाकिस्तान में जो आज तक उसके फैलने की ज़्यादा वजह है वो है सिरिंज का बार बार इस्तेमाल। अगर कोई डॉक्टर आपके डिस्पोजेबल सिरिंज इस्तेमाल नहीं कर रहा तो उसके थ्रू भी फैल सकता है। फिर आप कहीं डेंटल ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं और कोई अताई जो अपने औजारों को प्रॉपर जो है सैनिटाइज नहीं कर रहा, प्रॉपर उनको क्लीन नहीं कर रहा, जो उसके रिकमेंडेड तरीक़ाकार है, तो उसके ज़रिए भी क्या है कि हेपेटाइटिस बी और सी फैल सकता है। उसके बाद आपके घर में सपोज किसी बंदे को हेपेटाइटिस बी सी है, उसकी तशख़ीस नहीं हुई और घर में कॉमन होता है कि अगर कोई आप जो बुरश है
दांतों वाला, वो अगर आप उसको कॉमनली यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फिर शेविंग के रेज़र्स वगैरह। और पाकिस्तान में एक हमारा जब हम MSc के दौरान थे तो उसके दौरान एक स्टडी हुई थी कि जो हमारी गांव के अंदर शॉप्स होती हैं वहाँ जो हुज्जाम होते हैं वो एक फटकड़ी यूज़ करते हैं। तो वो फटकड़ी एक बंदे को यूज़ होती है, वो 10 बंदों को लगा रहे होते हैं। तो उस फटकड़ी से भी क्या है कि क्योंकि वो ब्लड के स्टेन उसके ऊपर लग रहे होते हैं, तो अगर कोई मुतासरा शख्स एक दफ़ा आया तो आने वाले सारे बंदों को हेपेटाइटिस हो जाएगा। और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में यानी दूसरे नंबर पर है जिसमें सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस पाया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ लोग तक जो हैं वो हेपेटाइटिस B और C से मुतासिर हैं, या बाकी जितनी भी हेपेटाइटिस की टाइप्स हैं। और पाकिस्तान में एक अंदाज़न रोज़ाना 400 लोग इन 2 बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो इस इशू के ऊपर एक तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया के अंदर सिर्फ जो 20% लोग हैं उन्हें पता होता है कि उनको हेपेटाइटिस C है, या फिर 10% लोग होते हैं कि जिनको पता होता है कि उनको हेपेटाइटिस B है। तो इसकी ऊपर दुनिया में अवेयरनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा कैंपेन चलती हैं। मेरे वीडियो रिकॉर्ड कराने का भी मकसद यह है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको पता चले कि हेपेटाइटिस क्या होता है और इसकी फिर तशख़ीस कैसे होती है या फैलाव क्या होता है। अच्छा, हेपेटाइटिस B और C की जो इलामात हैं उनमें यह है कि आपको बॉडी फटीग होता है, ठीक है, आपको बॉडी वेट लूज़ हो सकता है, आपकी जो एपिटाइट है, जो भूख है वो बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा हो सकती है, आपकी नींद बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, और आपकी लिवर की सोजिश वगैरह है। और उसमें कुछ लोग जो कॉमन रिपोर्ट करते हैं उसमें आपके जो पाँव के तलवे हैं या हाथों की तलियाँ हैं उनमें क्या है कि जलन महसूस होती है। उसके अलावा आपके जिस्म का येलोपन, अगर आपका बॉडी का यानी जॉन्डिस सिचुएशन हो गया हेपेटाइटिस B के अंदर, आपका बिलिरुबिन ज़्यादा हो गया है तो आपके चेहरे पर क्या है कि पीलापन आ जाएगा। फिर जो यूरिन है उसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो ये क्या है कि हेपेटाइटिस B और C की कुछ इलामात हैं जिनके ज़रिए आप महसूस कर सकते हैं कि आपको हेपेटाइटिस B या C की स्क्रीनिंग करनी चाहिए नहीं। बेसिकली इसकी जो डायग्नोस्टिक्स होती है उसके डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं। सबसे जो नॉर्मल या सादा या सस्ता तरीका है वो सिंपल क्या होता है कि हम एक एंटीबॉडीज़ जो है टेस्ट करते हैं डिवाइस के ऊपर, जिस तरह कोई प्रेगनेंसी टेस्ट होता है सेम उस डिवाइस पर इसी तरह HCV और HB की डिवाइस होती है, लेकिन उसके अंदर फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद जो दूसरे स्टेज पर आता है कि एक रीज़न में जो पाकिस्तान में डिफरेंट रीज़न पर बात कर रहा था हेपेटाइटिस B और C की, उसमें मैंने बताया था इंजेक्शन रीज़न। उसके अलावा उसमें क्या है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, बाज़ औक़ात जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही होती है उसके दौरान जो ब्लड की स्क्रीनिंग अगर प्रॉपर नहीं होती तो वो भी क्या है कि आपकी रीज़न बन सकती है वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने की। तो बेसिकली अगर आप जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा जो मैंने पहले टेस्ट बताया है ICT बेस्ड एंटीबॉडीज टेस्ट, उससे थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टेस्ट यूज़ होता है जिसको हम अलाइजा टेस्ट कहते हैं। और अलाइजा टेस्ट के बाद जो और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड और या कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको हेपेटाइटिस C हुआ और वो रिकवर्ड हो गए या अभी तक उनके अंदर वो क्या है कि डोरमेंट कंडीशन के अंदर वायरस है, तो उनमें से एंटीबॉडीज हर बंदे की पॉजिटिव आएंगी, लेकिन देखना होता है कि उसके जिस्म के अंदर वायरस अभी तक मौजूद है या नहीं है। तो फिर उसके लिए हम क्या है कि RT-PCR करते हैं। जो PCR है C के अंदर RT-PCR और B का डायरेक्ट PCR, क्योंकि उसका DNA ऑलरेडी होता है तो उसको cDNA जो C है हेपेटाइटिस C उसमें mRNA से क्या है कि cDNA और cDNA से आगे PCR होता है। बहरहाल PCR रिएक्शन उसको नॉर्मल कहते हैं कि B और C में फिर हम क्या है कि PCR रिएक्शन करते हैं। अब PCR भी क्या है कि 2 किस्म के होते हैं, एक क्वालिटेटिव होता है और क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव PCR का मतलब ये होता है कि आपको हेपेटाइटिस जो B या C है या नहीं है, और यानी आपके जिस्म के अंदर वो वायरस एक्टिव है या नहीं है। और क्वांटिटेटिव में ये होता है कि हम एग्जैक्ट वायरल लोड यानी आपके एक ब्लड के 1 माइक्रोलीटर के अंदर कितने वायरसेस हैं, कितने हज़ारों लाखों वायरसेस हैं, वो एग्जैक्ट हमें काउंट होकर पता चल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अब पाकिस्तान के अंदर जो कॉमन टेस्टिंग होती है वो इन्हीं स्टेजेस तक होती है, लेकिन उससे भी आगे एक बहुत ही अहम जो टेस्ट है वो जीनोटाइपिंग का टेस्ट होता है। बेसिकली जो हेपेटाइटिस C है उसकी क्या है कि 6 जीनोटाइप्स हैं और उसके बाद हर जीनोटाइप की सब टाइप्स हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट जीनोटाइप है वो 3
A या 3 की जो जीनोटाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, वो प्रेवलेंट है। फिर उसके बाद जीनोटाइप 1 है, फिर 2 है, और इस तरह बाकी जीनोटाइप्स हैं। और ये जो जीनोटाइप्स हैं वो दुनिया में भी क्या है कि डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन में डिफरेंट प्रेवलेंस रेशियो के साथ मौजूद हैं। जो हमारा साउथ एशिया का रीजन है उसके अंदर जीनोटाइप 3 जो है, जो कि सबसे मुश्किल ट्रीटमेंट, जिसकी ट्रीटमेंट है हेपेटाइटिस सी के अंदर, जो बाकी जीनोटाइप्स हैं उनके अगेंस्ट आप कहने की जो ट्रीटमेंट जो उसको कंट्रोल करना आसान होता है, लेकिन जो जीनोटाइप 3 है उसको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, तो इसलिए क्या है कि आपको अगर हेपेटाइटिस सी आ गया है तो उसके सी की दोबारा बात आगे क्या होती है कि जीनोटाइपिंग करवाई जाती है। जीनोटाइपिंग इसलिए भी ज़रूरी होती है कि जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसका पता चल सके कि कौन सी ट्रीटमेंट, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो एक ख़ास जीनोटाइप के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, दूसरी के लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। और उसके अलावा इसके जो डिफरेंट टेस्ट हैं उसमें लिवर बायोप्सी है, उसके अलावा आपका अल्ट्रासाउंड है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर जो होता है वो लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, जिसको LFTs कहते हैं, जिसके अंदर बिलोरुबिन, ALP और रिफाइन फास्फेट वगैरह होते हैं। तो वो जो आपको हैं वो ओवरऑल आपको स्क्रीन करके बताते हैं। तो अगर आपके अंदर कोई भी ये सिम्टम्स किसी भी आपके इर्द गिर्द बंदे में पाई जाती हैं तो सबसे पहले तो आप उसको क्या है कि लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएं, ठीक है। फिर अल्ट्रासाउंड है, और उसके बाद अगर डॉक्टर आपको डायग्नोज करता है कि आप फर्दर उसकी स्क्रीनिंग पर जाएं तो ELISA, PCR और फिर जीनोटाइपिंग ताकि आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। अब उसमें कुछ डिसीज़ मैंने बताया, क्योंकि हो सकता है हेपेटाइटिस किसी को मेडिकेशन की वजह से हो, ऑटोइम्यून की वजह से हो, तो वो भी उसमें पता चल जाता है कि इसको एंटीवायरल ड्रग्स देनी है या इसकी दूसरी ट्रीटमेंट करनी है। क्योंकि अगर आपका हेपेटाइटिस जो लिवर की जो स्वेलिंग है वो वायरस की बजाय आपकी ऑटोइम्यून डिसीज़ की वजह से है, तो उसकी फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट होगी। इसलिए पाकिस्तान के अंदर एक रिसर्च के मुताबिक जो पाकिस्तान में डेथ्स हो रही थी वो इसलिए नहीं हो रही थी कि लोग ट्रीटमेंट बाज़ औक़ात नहीं करा रहे, ये भी हो रही थी कि आप गलत जीनोटाइप के साथ एक जो है डॉक्टर ने आपको जो मेडिसिन या इंजेक्शन या एंटीवायरल ड्रग दिया हुआ है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, और आप उसको लेते जा रहे हैं। एक ड्रग के साथ आप ठीक नहीं हुई, आपने दूसरी ड्रग शुरू कर दी, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो साइटोटॉक्सिसिटी उनकी बहुत हाई होती है, आपका बॉडी जो है वो उसको ये साइड इफ़ेक्ट की वजह से बंदों की डेथ हो जाती है। तो इसलिए जो जीनोटाइपिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सारे सिलसिले में। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो रेशियो है उसकी हेपेटाइटिस सी की ऑलमोस्ट 10 to 15% तक हो चुकी है, और इसलिए जो WHO या UN का है कि हमने 2030 तक जो है अगर सपोज हेपेटाइटिस बी और सी के अगर केसेस 50-70% कम करने हैं तो पाकिस्तान को चाहिए कि यानी एक एनुअल स्क्रीनिंग यानी नेशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम बनाए। जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि यानी कोविड का चल रहा है कि अपने पूरी कंट्री में स्क्रीनिंग सेंटर चल रहे हैं, ताकि एटलीस्ट आप क्या है कि 9-10 लाख लोगों को क्या है कि एनुअली स्क्रीन करें, और उनमें से अगर कोई सपोज 70-80 हज़ार लोग पॉजिटिव आ जाते हैं तो उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। तब जाकर 2030 तक आप 65% इस जो डिसीज़ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और डेथ को रिड्यूस कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जब से ये स्टार्ट हुआ है, यानी आप कह लें कि 2007-8 में हम जब थे, आई वॉज सर्विंग एट द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, तो उस वक्त जो रेशियो रिपोर्ट होती थी 6% 7% होती थी, तो ये कंटिन्यूसली बढ़ रही है, अभी तक कम नहीं हुई। अगर यानी NGOs, गवर्नमेंट सेक्टर्स और हमारी पब्लिक ने इसके ऊपर अवेयरनेस और इसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट नहीं की तो क्या है कि ये एक टाइम आएगा कि ये बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा। उसमें जो मेरा अपना डायग्नोस्टिक सेंटर है वन केयर डायग्नोस्टिक, उसके अंदर हम ये तमाम टेस्ट स्क्रीनिंग करते हैं। तो अगर आप इस्लामाबाद, अटक, पेशावर, मुल्तान, कराची या किसी भी एरिया में हैं और अगर आपको इन बीमारियों के लिए तशखीस के लिए कोई भी टेस्ट के अंदर दुश्वारी है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमें मैसेज में कंटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको थ्रू कर देंगे अपने डायग्नोस्टिक सेंटर्स के साथ जो आपको फैसिलिटेट करेंगे स्पेशल डिस्काउंट प्राइस के साथ इस सारे हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग के लिए। तो मिलते हैं अगली एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।